मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और उसके क्या रीज़न्स थे, ये हम लोग लास्ट वीडियो में सुन चुके हैं। अब आगे मुस्लिम लीग यहाँ से लेकर लखनऊ पैक्ट तक कैसे पहुँचती है और लखनऊ पैक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो हमको इसमें समझना है। तो देखिए 1906 में मुस्लिम लीग बना दी गई। वायसराय से शिमला में, मिंटो से शिमला में जो उनका डेलीगेशन था वो मिला एंड उस डेलीगेशन ने बाद में मुस्लिम लीग बना दी। और मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे उनका मास से कोई कनेक्शन नहीं था, चाहे सलीमुल्लाह रहे हों, चाहे आगा खान रहे हों, इनका मुस्लिम मासेस से कोई कनेक्शन नहीं था। देवर बिग लैंडलॉर्ड्स, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जो आपस में वायसराय से और बाद में कांग्रेस के लीडर से बैठकर बात करते हैं। इनका मुस्लिम पीपल के ग्रीवेंसेस से कोई मतलब नहीं था। ये हैरानी की बात है कि वो मुस्लिम एजुकेशन नहीं मांग रहे हैं, वो मुस्लिम्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें रिजर्वेशन दीजिए। किस चीज़ में रिजर्वेशन? नौकरियों में नहीं, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये सीट मुस्लिम सीट होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए भारत में मुस्लिमों की राजनीतिक मांग शुरू हुई है। आप जरा कंपेयर करिए, कांग्रेस क्या मांग रही है? वेलबाई कमीशन का अपॉइंटमेंट मांग रही है। ये करिए एक्सपेंडिचर, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करिए। मुस्लिम्स क्या बोल रहे हैं? हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हमको राजनीतिक, क्योंकि माइनॉरिटीज़ हैं। और ये बात अच्छी तरीके से सईद अहमद खान, मोहसिन मुल्क और साथ में जितने भी सलीमुल्लाह, उन्होंने अच्छी तरीके से सबको समझा दिया था। तो ये सारी बातें हैं कि ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि ये प्रो ब्रिटिश जो है पार्टी है, क्योंकि मुस्लिम लीग शुरुआत में जब बनी थी तो इसलिए बिल्कुल नहीं बनी थी कि वो ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट करेगी। वो अपनी बात सिर्फ पटिशंस के मेजर से और वही जो मॉडरेट्स की पॉलिसी थी, परसुएशंस, पटिशंस एंड प्रेयर, इस तरीके से कहते थे। एंटी ब्रिटिश तो कोई बात बोलते ही नहीं थे और इस चीज़ का उनको रिवॉर्ड भी दिया गया। मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स आया और इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिला। ये कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे, मुस्लिम सीट से मुस्लिम ही लड़ेगा और मुस्लिम जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ से हिंदू नहीं खड़ा हो सकता है। बहुत सारे उसमें क्लॉज थे। तो इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है ये लाया गया। अब ये बात तो इंडिया की पॉलिटिक्स के सेकुलर कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस को दिखाया जा रहा था कि ये कांग्रेस जो है वो सेकुलर नहीं है, लेकिन बेसिकली कांग्रेस सेकुलर ही थी। नहीं तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कैसे होता? बाद में ये तो प्रूव हो गया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। तो इस बात से बिल्कुल प्रूफ है कि हिंदू किंगडम बनाने की बात नहीं हो रही थी। नहीं तो अगर हिंदू किंगडम बनाना था तो पाकिस्तान तो बन ही गया था, इस्लामिक कंट्री, यहाँ भी हिंदू किंगडम बन जाता। नहीं बना, इसका मतलब मूवमेंट सेकुलर था। तो जो बात कही जा रही थी वो गलत कही जा रही थी कि हिंदू किंगडम है। हिंदू किंगडम नहीं था, वो सेकुलर था। नहीं तो उस समय बन जाता ना। किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पर हिंदू किंगडम बनना चाहिए। एक भी लीडर का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसी स्पीच नहीं। तो कुल मिलाकर के इसमें बात यह है कि मुस्लिम्स को रिवॉर्ड किया गया, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स लाए गए, मुस्लिम्स को रिवॉर्ड मिल गया, रिप्रेजेंटेशन मिल गया, वाइसरॉय की काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया, प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उनमें भी उनमें उनको रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो पहली बार मुस्लिम्स को रिजर्वेशन के बेस पर कि आप इतनी सीट्स मुस्लिम की हैं, और वो कौन बताएगा? वो मुस्लिम लीग बताएगी कि इतने लोग वाइसरॉय की काउंसिल में बैठेंगे, इतने लोग स्टेट असेंबलीज में बैठेंगे। तो मुस्लिम्स को पहले अंग्रेजों के पीरियड में नौकरियाँ नहीं मिली, सीट मिली है, पॉलिटिकल सीट मिली, गद्दियाँ मिली। तो ये इस तरह से ये राजनीतिक रूप से जो अभी तक जो 20 साल पहले ये पिछड़ा हुआ क्लास था, जो इसकी सोसाइटी में कोई वॉइस नहीं थी, अब इसकी वॉइस कौन बन गई? मुस्लिम लीग बन गई। लेकिन ये बहुत दिन तक ये अलायंस चला नहीं, ब्रिटिश मुस्लिम अलायंस। ब्रिटिशर्स से उनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया और इसका बेसिक रीज़न था इंटरनेशनल इवेंट। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके पहले बाल्कन वॉर्स, और टर्की का जो खलीफा था उसको पूरी दुनिया के मुसलमान अपना लीडर मानते थे। और उस वॉर में ब्रिटेन टर्की के अगेंस्ट था और टर्की को उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया के मुस्लिम्स को यह बर्दाश्त नहीं हो सकता था। बाल्कन, भाई टर्की वाली बात तो जो है, जो खिलाफत मूवमेंट है वो तो बाद में आएगा, लेकिन जो बाल्कन वॉर्स में भी एंटी मुस्लिम ब्रिटिश का एटीट्यूड था। तो ब्रिटिशर्स का इंटरनेशनल लेवल पर एंटी मुस्लिम एटीट्यूड देख करके मुस्लिम लीग का पूरा माइंड जो सेट है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदला। तो हम लोग अभी इस पर आएंगे कि किस तरह से लखनऊ पैक्ट होता है, लेकिन उसके पहले हमको समझना है कि जो बिगिनिंग में लीग का क्या रोल है। तो बेसिकली देखिए, बिगिनिंग में लीग का रोल यही है, जब 1906 में बनी है तो लीग का रोल बेसिकली यही है कि अंग्रेज़ों से परसुएशन, पटिशन करके, प्रेयर करके अपनी बात कहना। उनको मिल भी गया मिंटो मॉडल रिफॉर्म। लेकिन जो नेक्स्ट 4 ईयर्स हैं, वो जो नेक्स्ट 4 ईयर्स है उसको फेज़ ऑफ रीअप्रोचमेंट कहा जाता है। इस फेज़ ऑफ रीअप्रोचमेंट में ये इनका ब्रिटिशर्स से जो अलायंस है वो टूटा है और धीरे धीरे कांग्रेस
के पास आई हैं। और इसका जो कल्मिनेशन हो रहा है वो लखनऊ पैक्ट में हो रहा है 1916 में। और लखनऊ पैक्ट जो हो रहा है वो मैंने बताया क्यों हो रहा है, क्योंकि एंटी ब्रिटिश फीलिंग इनके मन में इसलिए आई कि जो बाल्कन वॉर्स थे, उन बाल्कन वॉर्स में ब्रिटिशर्स ने एंटी मुस्लिम एटीट्यूड अपनाया था। तो ब्रिटिशर्स ने एंटी मुस्लिम एटीट्यूड अपनाया था, तो ये बात इंडिया के मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और बाद में कांग्रेस, इस समय कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे भी लीडर इमर्ज हो रहे हैं जो नेशनलिस्ट टाइप के, और मुस्लिम में हसरत मोहानी बहुत जो फेमस एग्जांपल है, हसरत मोहानी एंड मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद तो अल काहिरा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, अल हिलाल उनके न्यूज़पेपर थे, फेमस पर्सनालिटी थे, बहुत लर्नड पर्सन थे। और हसरत मोहानी तो कानपुर में इनकी पुश्तैनी बंदूक की दुकान थी, बाद में ये बड़े राइटर बने। वेस्टर्न रोड कानपुर में एक जगह है, वहाँ इनकी दुकान थी। तो ये बहुत बड़े राइटर, उसके बाद बहुत बड़े राइटर हुए, और बहुत बड़े राइटर होने के बाद ये बहुत बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर इनका नाम हुआ। तो कांग्रेस में भी नेशनलिस्ट लीडर मुस्लिम्स इमर्ज हो रहे हैं, और मुस्लिम लीग में भी जो पुराने नवाब हैं उनकी जगह किसका कब्जा हो गया? यंग पार्टी का। यानी मुस्लिम लीग में अब जो लीडर आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं, और जो मुस्लिम लीग में नए लीडर आ रहे हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो तो खोलता हुआ खून है ना, उनको ये बात पसंद ही नहीं है कि बाल्कन वॉर्स में इस तरीके से आपने समस्या खड़ी कर दी। तो जो मुस्लिम लीग के लीडर हैं वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाह रहे हैं कि आप प्रो ब्रिटिश एटीट्यूड बनाइए। तो यंग पार्टी जो मुस्लिम्स में है, और जिसका कब्जा हुआ है, यंग पार्टी का जो कब्जा हुआ है इस पर, मुस्लिम लीग पर, उसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अब जो है कांग्रेस के साथ इनका अलायंस हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस समय दो बहुत बड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बेसेंट, इन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी, क्योंकि तिलक तो लगातार कोशिश कर रहे थे मासेस से कनेक्शन करने के लिए, और तिलक को ये बात समझ में आ गई कि अगर मुस्लिम्स को किसी तरीके से हमको नेशनल मूवमेंट में जोड़ना है, तो उन्होंने एक करने की कोशिश करी। और सूरत स्प्लिट के बाद जो असर्टिव्स थे वो कांग्रेस से निकाल दिए गए थे फिरोज शाह मेहता की वजह से। आप ये पिछले वीडियोस देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब वो सारे जो तिलक हैं और एनी बेसेंट हैं, ये सब दोबारा कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि बाल्कन वॉर्स की वजह से मुस्लिम लीग नाराज है। लीडर्स कौन है? अब वो नवाब मोहसिन उल मुल्क और आगा खान नहीं लीडर्स हैं, अब यंग पार्टी के लीडर्स हैं। यंग पार्टी मतलब यंग लोग नहीं, उसका नाम है यंग पार्टी, जिन्होंने मुस्लिम लीग पर अपना कब्जा कर लिया। तो अब मुस्लिम लीग वो पुरानी मुस्लिम लीग नहीं है नवाबों वाली, अब मुस्लिम लीग वो है जो अपर मीडियम क्लास से मुस्लिम, वो पुराने जमींदार लोग नहीं हैं अब। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने लखनऊ पैक्ट किया, और लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार उसमें प्रेसिडेंट थे, और इस पैक्ट में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ किए गए। और पहली बार, यानी वो जो मुस्लिम लीग थी जो प्रो ब्रिटिश थी, अब वो एंटी ब्रिटिश हो गई, पहली बार एंटी ब्रिटिश हो गई, कांग्रेस के साथ आकर मिल गई। यानी इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स, मतलब इनके जो इंस्पायरर थे, सैयद अहमद खान, उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट एसोसिएशन बनाई थी, और 1916 में आकर के मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ, ये राजनीति ऐसी होती है, पॉलिटिकल अलायंस हो गया कांग्रेस के साथ। तो पॉलिटिकल अलायंस जो इनका हुआ, मुस्लिम लीग का हुआ है कांग्रेस के साथ, इसी को हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, और ये हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपके बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से लखनऊ पैक्ट हुआ। तो एक तो इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे मैंने बात करी, बाल्कन वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्की के खलीफा के साथ मिसबिहेव, और दूसरी बात जो इंडिया में लीडर्स हैं, जैसे हसरत मोहानी और मौलाना आज़ाद की मैंने बात करी, तो मोहम्मद अली, शौकत अली, ऐसे लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं। और मुस्लिम लीग का जो ऑब्जेक्टिव था, मुस्लिम लीग का अभी तक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि मुस्लिम्स के लिए रिप्रेजेंटेशन लेना, लेकिन अब मुस्लिम लीग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग अब ये चाह रही है कि कांग्रेस के साथ वो मिल करके जो भी हो सके, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सके वो करना है। तो जो लखनऊ पैक्ट है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, और टर्म्स ऐसे थे कि कांग्रेस ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और लीग ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। कांग्रेस ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया? कांग्रेस ने अपने सेकुलर कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज़ किया। कांग्रेस ने पहली बार एक्सेप्ट कर लिया कि आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है रिलीजियस, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स ने जो दिया था उनको रिलीजियस राइट, वो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट कर लिया। और मुस्लिम लीग ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया? उन्होंने कहा मेजॉरिटी का रूल हमको एक्सेप्ट है। तो दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया, क्योंकि अब दोनों ही, कांग्रेस तो हमेशा से एंटी थी, 2 साल बाद ही एंटी हो गई थी, अब मुस्लिम लीग भी एंटी हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स जो थे उनको समझ आ रहा था कि भाई मिंटो वाले रिफॉर्म से जो उनको मिला तो वो उनके लिए सफिशिएंट उनको नहीं नजर आ रहा था। तो अब पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ गए, अब पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ गए तो वो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस से अलायंस करके ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करके और कुछ लिया जा सके। तो इस तरीके से 1916 में जो ये अलायंस हुआ है ये 22 तक चला है, और ऐतिहासिक काम हुए हैं। आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया था।
जैसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आर्य समाज के नेता, आप ये समझ रहे हैं, आर्य समाज के नेता। तो आप उस समय का आर्य समाज और आज के आर्य समाज में बहुत डिफरेंस है। उस समय वो एंटी मुस्लिम तरह से चलता था। तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो 6 साल का जो ये पॉलिटिकल अलायंस चला है, उसके बाद तो अलग हो गए सब, मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग हो गए। ये 6 साल का जो पॉलिटिकल अलायंस चला है, उसको हमको समझना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या टर्म एंड कंडीशन थी। तो पहली बात तो देखिए, मैंने बार बार ये कहा कि मुस्लिम लीग अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाह रही थी। तो अब उन्होंने कांग्रेस का एजेंडा कुछ कुछ अपना लिया। क्या कह रहे थे? इंडिया काउंसिल को ख़त्म कर दीजिए। इंडिया काउंसिल ख़त्म होगी तो कुछ स्कोप तो पैदा होगा। यहाँ जितने बड़े डिसीजंस हैं वहाँ से वीटो हो जाते हैं। सारे डिसीजन तो इंग्लैंड से हो जाते हैं। इंग्लैंड जाने में हमें 1 साल लग जाता है, हवाई जहाज़ तो है नहीं अभी। तो इंग्लैंड जाने में 1 साल लग जाता है, तो इसीलिए पहले तो आप इंडिया काउंसिल को ख़त्म करिए, पहले काम। दूसरी बात यह है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ाइए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये टर्म्स बता रहा हूँ मैं लखनऊ पैक्ट के। एक तो दोनों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, अपने हाथ काट लिए। कांग्रेस जो सेकुलर थी, अब उसने कहा ठीक, आपको रिप्रेजेंटेशन मिल गया, अच्छी बात है, ये मुस्लिम सीट आपकी है, कोई दिक्कत नहीं हमको। उन्होंने कहा ठीक, हम माइनॉरिटी है लेकिन हमको मेजोरिटी का रूल एक्सेप्ट है। बाद में मुकर गए, पाकिस्तान की डिमांड करने लगे, लेकिन अभी मान लिया उन्होंने, तो मेजोरिटी का रूल एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। अब दोनों मिलकर अंग्रेजों के पर काटने लगे। तो अंग्रेजों के पर काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या डिमांड रखी उन्होंने? ये डिमांड रखी कि एक तो आप इंडिया काउंसिल खत्म करो, इंग्लैंड से जो रूल होता है कोई ज़रूरत नहीं है उसके इंडिया काउंसिल की, सारा रूल यहीं से होना चाहिए। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है हम वो देनी चाहिए, जितना अधिक से अधिक। तो अगर इंपीरियल काउंसिल कोई लॉ बना देती है, कोई रूल बना देती है, तो जब तक गवर्नर जनरल का वीटो नहीं आता तब तक उसको एज अ रूल मान लेना चाहिए। मतलब गवर्नर जनरल की पावर पर रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अलग अलग करना चाहते हैं, इंडियन काउंसिल का खात्मा चाहते हैं। तो बेसिकली क्या चाहते हैं? अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस चाहते हैं। कौन? दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये था लखनऊ पैक्ट। तो टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि वो लग ही इसलिए रहे हैं कि हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को मिला था वो क्या सफिशिएंट था? उनके लिए नहीं था, तो और चाह रहे थे, बार बार यही डिमांड कर रहे थे, आखिरी तक करते रहे। पाकिस्तान के लिए चिल्ला इसीलिए रहे थे कि हम माइनॉरिटी दबा दिए जाएंगे, हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो वो पॉलिटिक्स के लिए ही लग रहे थे शुरू से। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या जो इलेक्टेड बॉडीज़ हों, उसमें भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हो। और इसमें और ये टर्म्स कंडीशन रखी गई कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें माइनॉरिटीज़ मीन्स मुस्लिम्स, इन सबको नॉमिनेट किया जाए। तो इनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी हो गया। यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 20%, 40%, 60% तक हो गया। तो कांग्रेस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिम्स को हम इसलिए नहीं रिप्रेजेंटेशन देंगे 40%, 60%, इसलिए देंगे कि उनका पॉलिटिकल वेटेज ज़्यादा है। उनका बाई नंबर वेटेज हो या ना हो, लेकिन उनका पॉलिटिकल वेटेज ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी भारतीय इतिहास की मिस्टेक है जो यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। उसी ने पाकिस्तान को बनाने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि यही बात बाद में वो वेवल से कहते रहे, यही माउंटबेटन से कहते रहे, और यही इसके पहले वो क्रिप्स से कहते रहे कि हमारा पॉलिटिकल वेटेज ज़्यादा। ये तो बात चली आ रही है, ऐतिहासिक बात हो गई। तो कांग्रेस ने यहीं पर एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। तो कांग्रेस ने जो एक्सेप्ट कर लिया इस बात को मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे नेशनल मूवमेंट में कैश कराया है। तो बात यह है कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थी। और इन टर्म्स कंडीशन के बाद अब इन सिग्निफिकेंस पर आते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाएगा, टर्म्स कंडीशन पूछी जाएंगी तो वो आपको इस तरह से लिखनी है। तो पहली बात तो यह है कि पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कर्ब करने की कोशिश करी गई, और साथ में ये इंपीरियल लेजिस्लेचर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई, और माइनॉरिटीज़ को कहा गया कि इलेक्टेड बॉडीज़ में माइनॉरिटीज़ को लिया जाए, और प्रोविंशियल जो बॉडीज़ हैं उनमें मुस्लिम जो है नॉमिनेशन किया जाए, साथ में इंडिया काउंसिल का एबोलिशन किया जाए। तो कुल मिलाकर के ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है, पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने की बात हो रही है। ये सारी बातें हैं, इनको आपको हेडवाइज लिखना होगा एग्ज़ाम में। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या लखनऊ पैक्ट की। पहली बात तो यह है कि ये एकमात्र ऐसा पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी रही है, 1916 से लेकर और यूनिटी इस चरम तक पहुंच गई कि स्वामी, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी, स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया था। तो ये बात बहुत बड़ी है। अब तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का पीरियड रहा है। कांग्रेस के साथ इनकी यूनिटी इस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि कांग्रेस तो शुरुआत से ये हिंदू किंगडम कहते रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ इनकी यूनिटी इस्टेब्लिश हो गई। और प्रेशर पर गवर्नमेंट इन्होंने क्रिएट किया, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे। और बेसिकली प्रेशर इस तरह से क्रिएट हुआ कि
गवर्नमेंट लगातार कह रही थी कि अगर आप हमें लॉयल रहते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर आप हमसे लॉयल रहते हैं, और सब कह रहे हैं लॉयल रहो, गांधी जी भी कह रहे हैं कि सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेज़ों के लिए खून बहा दो, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जीत जाएंगे तो हमको स्वराज मिल जाएगा। सब कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का, ये हमारी खासियत रही, हमारी मानवता रही है कि जब भी उन पे खतरा रहा है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ है। वो तो भारत छोड़ो हमने तब शुरू किया जब वो जापान सामने दिखने लगा कि आकर के वो सीधा गोलीबारी शुरू कर देगा, तब हमने कहा कि भाई भारत छोड़ो, जाओ यहाँ से, माफ़ करो हमको। लेकिन उसके पहले आप पर खतरा आया है तो वो खतरा हम पर पहले है, यही तो हमारी संस्कृति है। तो कुल मिलाकर के गांधी जी ने ये कहा कि सैनिकों से कहा कि भर्ती हो जाओ, युवाओं का आह्वान किया महात्मा गांधी ने। गोखले गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से बुला करके लाए थे और युवाओं का उन्होंने आह्वान किया कि भारतीय सेना में भर्ती होइए, और हज़ारों लाखों की संख्या में भारतीय सैनिक शहीद हुए जाकर के अंग्रेज़ों के लिए। तो कुल मिलाकर के गांधी जी आह्वान कर रहे हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर के प्रेशर बना रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमको मिलेगा। अंग्रेज़ों ने कहा मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, और जो मिला उसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मिला, और उसके बाद साथ में रॉलेट एक्ट भी मिला। न वकील, न दलील, न अपील, सीधे उठा करके जेल में डाल दिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के राइट का हनन कर लिया गया। कारण बोले रशियन रेवोल्यूशन हो गया है, बहुत खतरा है कम्युनिज्म का। तो धैर्य का परीक्षा ले ली गई, धैर्य की परीक्षा ले ली गई कि आपने पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हेल्प करी, सब कुछ किया, और उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अंग्रेज जीत भी गए, जीतने के बाद हमको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दे दिया, सब खुश भी हो गए, लेकिन उसके बाद रॉलेट एक्ट भी दिया कि कहीं कम्युनिज्म का प्रसार न हो जाए, रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है, अब बहुत खतरा हमारे ऊपर। तभी गांधी जी ने कहा था कि ये शैतानी लोग हैं। तब फिर शुरू हुआ नेशनल मूवमेंट, शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, बहुत कुछ शुरू हुआ। और उस असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों ने एक और काम कर दिया जो बिल्कुल मुस्लिम्स को पसंद नहीं आया, उन्होंने खलीफा को ही सीट से उतार दिया। अरे भाई, खलीफा को सीट से उतार देंगे तो पूरी दुनिया को मुसलमान हिल जाएगा, हिल गया। और उसके बाद भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया। तो भारत में खिलाफत मूवमेंट जो शुरू हुआ है, उसी खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी को बहुत बढ़िया मौका दिखाई पड़ा ये कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है खिलाफत मूवमेंट, जब पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई के तरीके गले में हाथ डाल करके अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कपड़े जला रहे थे, स्वदेशी की बात कर रहे थे। ये सब मोहब्बताना 1922 तक बना रहा है, और चौरी चौरा के बाद खत्म हो गया, और फिर इतिहास में दोबारा कभी देखने को नहीं मिला। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है लखनऊ पैक्ट की। और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को सेपरेट एंटिटी के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया। इंडियन पॉलिटिकल विंग्स में ये मान लिया गया कि मुस्लिम्स का पॉलिटिकल राइट है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का, इस राइट को एक्सेप्ट कर लिया गया। कांग्रेस ने अपना सेकुलर कैरेक्टर खो दिया, ये सब कमियां हैं। और अंबिका चरण मजूमदार ने हालांकि कहा था कि 1907 में कांग्रेस बरीड हो गई थी और 1916 में कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन कांग्रेस का पुनर्जन्म गांधी जी कर पाए हैं। इस समय कांग्रेस का पुनर्जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स सब 1920 तक खत्म हो गए, रहे ही नहीं। तो बेसिकली 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज तो कुछ भी नहीं मिला है। उसका पॉलिटिकल एडवांटेज सिर्फ इतना ही हुआ है कि मुस्लिम मेजॉरिटी का, मुस्लिम मास का गांधी जी असहयोग मूवमेंट में यूज़ कर पाए हैं। और बाद में जो तुर्की का खलीफा है, उसको अतातुल कमाल पाशा ने खुद ही गद्दी से उतार दिया, मुस्लिम ने ही मुस्लिम को गद्दी से उतार दिया, तो खिलाफत मूवमेंट अपने आप खत्म हो गया। तो इसलिए उस मूवमेंट की सिग्निफिकेंस तो अपने आप ही खत्म हो गई। भाई ये रेवोल्यूशन हो गया, रेवोल्यूशन होने के बाद कमाल अतातुर्क ने उस खलीफा की पोजीशन को ही खत्म कर दिया, तो सारा मामला ही खत्म हो गया, खिलाफत का मूवमेंट भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से, और खिलाफत खत्म हो गया, तो जो हिंदू कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कांग्रेस मुस्लिम लीग यूनिटी, वो खत्म हो गई। लेकिन जो इनको इंपॉर्टेंस दे दी गई, मुस्लिम लीग को, कम्युनल पार्टी को जो इंपॉर्टेंस दे दी गई, वो आगे जाकर के घातक बनी और पाकिस्तान को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। तो ये हमने समझा कि किस तरह से मुस्लिम लीग ने किया। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आपको मैंने एनालिसिस में इन डेप्थ किया है। अब किसी और वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करूँगा।